ब्रेक के बाद 10 कदम ट्रेड में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बातचीत करेंगे गौतम शाह जी के साथ, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस कार्यक्रम में। गौतम जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपसे पिछली जो बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, और इस बातचीत के बीच में लेवल्स में बहुत बड़ा अंतर आ गया। वी आर एट ऑल टाइम हाई। वो कहते हैं ना, सोने पर सुहागा। आई मीन, ये जब स्टेट इलेक्शंस के वर्डिक्ट आए, एक हमको स्विंग तब मिला, एक कॉन्फिडेंस तब मिला, और दूसरी चीज़ ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप इतना अच्छा हो गया कि हमारी ये रैली और कंटिन्यू कर गई। पहले बात करते हैं एग्जैक्टली जो ग्लोबल फ्रंट में सेटअप है हमारे पास, चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स हो, चाहे वो क्रूड की ट्रैजेक्टरी हो। इन सब को देखते हुए आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट कितना कंफर्टेबल लग रहा है इस वक्त, जिसके अंदर या फिर जिसमें मौजूद रहते हुए हम अपने और यहाँ से हायर अपसाइड तय कर सकते हैं? गौतम जी। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वेल देखिए, जितने भी हम अपने लोकल पॉजिटिव्स के बारे में बात कर ले, लिक्विडिटी के बारे में बात कर ले, ये मानना जरूरी है कि हम यूएस मार्केट के साथ चलते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हुआ या नीचे की तरफ हुआ। क्योंकि 1.5 महीना पहले यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स दोनों अपने मल्टी वीक लोज पे थे। उसके बाद यूएस मार्केट में इतनी अब्रप्ट सी रिकवरी आई। आपने डाउ को देखा जिस तरीके से वो घूमा, S&P 500, नैस्डैक, और उसके साथ साथ इंडियन मार्केट्स भी साथ में घूमा। इनफैक्ट इंडिया इज प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली मार्केट्स इन द वर्ल्ड जो यूएस मार्केट के एकदम साथ साथ चल रहा है ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप दोनों का चार्ट साइड बाय साइड लगा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितनी अच्छी कोरिलेशन है, और ये कोरिलेशन सालों से है। और इसके साथ साथ जिस तरह की डोमेस्टिक लिक्विडिटी है, जो 16,500 करोड़ का जो लिक्विडिटी हर महीना अपने सिस्टम में आ रहा है, ये ऑब्वियसली मार्केट को ज्यादा सपोर्ट करती है। बट आज के मार्केट को समझने के लिए आई थिंक आपको पिछले 3 महीना समझना जरूरी है कि जब खराब टाइम था, न्यूज फ्लो इतनी अच्छी नहीं थी, जियोपॉलिटिकल रिस्क थे, इलेक्शंस का एक प्रॉब्लम था, लोगों को पता नहीं था कि कैसी रिजल्ट आएगी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारी चीज के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो मार्केट ने कोई वीक रिएक्शन नहीं दिया। और उस समय भी अगर आपको याद होगा तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स चलते थे, और एक ब्रेथ मार्केट में हमेशा से पॉजिटिव रही है। तो ऑब्वियसली असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद का ट्रेंड बदला, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस हुए, और उसके बाद देयर हैज नॉट बीन एनी लुकिंग बैक। अब ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की तेजी आई है, सबको लगता है कि ये जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा। मेरे को ये नहीं लगता है। आई थिंक मार्केट काफी ओवरबॉट है। अगर आप ट्रेडिशनल पैरामीटर्स में देखें या ब्रेथ पैरामीटर्स में देखें, जो आई थिंक मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना इस लेवल्स पे, 21,550 का जो लेवल है निफ्टी का, वो एक इंपॉर्टेंट नंबर है। एक बार वो अगर क्लोजिंग बेसिस पे निकलता है तो हो सकता है 500 से 700 पॉइंट की और तेजी आ सकती है। मीडियम टर्म में हमारा टारगेट है 22,300। बट अभी लिक्विडिटी और सीजनैलिटी इतनी स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि अगले 5-7-10 दिन में ज्यादा कुछ नहीं हो, बट जैसी मार्केट जनवरी में जाएगा, कुछ वॉलेटिलिटी और करेक्शन लाइकली है। ओके, जनवरी में थोड़ा सा अगर आप देखें वोलेटिलिटी या फिर रिट्रेसमेंट हायर लेवल से पॉसिबल है। अच्छा गौतम जी, अब एक तो आपने निफ्टी पे कमेंट करी, बैंक निफ्टी का जो सेटअप है, वी आर एट ऑल टाइम हाई 48, ऑलमोस्ट 200 आज स्क्रीन पे था। एक तो निफ्टी बैंक पर आपका व्यू, यहाँ से कितना अपसाइड पॉसिबल है, या अगर मैं निफ्टी या मतलब निफ्टी बैंक को अगर ट्रेड नहीं करता हूँ, अभी तक कोटक, अभी तक HDFC बैंक ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं या फिर नहीं किया है अभी आपने? अगर आपको बैंक निफ्टी में फर्दर अपसाइड दिखाई दे रहा है तो वो कहाँ से आएगा, उसको स्पॉन्सर कौन करेगा आपके मुताबिक? देखिए, ये पूरे निफ्टी के रैली के 2 फेजेस रहे हैं। एक वो फेज था जब हम 18,900 से 19,850 तक चले, और दूसरा फेज है जो 19,850 से 21,500 का फेज था। और जो दूसरी फेज है उसमें बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट किया। तो जब बैंक निफ्टी और आईटी सेक्टर एक साथ चलता है, एक साथ पार्टिसिपेट करता है, वो मार्केट को एक अलग लेवल पे ले जाता है, और वही हुआ है पिछले 3 हफ्तों में। और क्योंकि बैंक निफ्टी 3 महीने के अंडर परफॉर्मेंस से निकला है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और तेजी बनेगी। और बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के मुझे लगता है कि बाजार अभी संभल के ही रहेगा एटलीस्ट 5 से 10 दिन तक, क्योंकि हमारा वर्किंग टारगेट 49,100 है। पहले हम 48,000 से काम कर रहे थे, वो लेवल आ गया है, बट यहाँ पर भी कोई टॉपिंग आउट इंडिकेशंस नहीं है। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखें तो जैसे आपने कहा, HDFC बैंक की चार्ट काफी अच्छी हो गई है, वो हो सकता है कि वापस लाइफ टाइम हाई पे चले जाए। बट हमारा यहाँ पर कन्विक्शन SBI में है। हमने रिकमेंडेशन भी दिया था 10-12 दिन पहले, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से SBI पूरे बैंक निफ्टी को लीड कर सकता है।
छोटे पीएसयू बैंक्स तो ऑलरेडी चल चुके हैं, अब लग रहा है कि जमाना आ गया है कि एसबीआई यहां से चलेगा और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है। सो बैंक निफ्टी और आईटी, दो मेजर सेक्टर्स ऑफ द मार्केट, वो दोनों अभी भी अच्छे लगते हैं और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ओके अच्छा गौतम जी, आपने आईटी पर टिप्पणी करी थी, तो मेरा अगला प्रश्न यहीं पे केंद्रित था। अभी कुछ दिनों पहले हमारे साथ एक मेहमान मौजूद थे, वो भी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी बड़े एडवांटेज की पोजीशन में बता रहे थे। बैंक ये निफ्टी में, ये निफ्टी आईटी में, आईटी स्टॉक्स में अधिकतर जो फंड मैनेजर्स इस कार्यक्रम में अपीयर हो रहे थे, लगभग बहुतायत थी उनकी, मतलब 80% वो अवॉइड कर रहे थे। और अभी इस बड़े स्विंग के पीछे मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग भी एक बड़ा कारण था। अभी तक लोग इसमें डिनायल मोड में रहे हैं। अभी आपको सेटअप के अनुसार लग क्या रहा है? आई मीन, क्या हम वो जो स्विंग हाई था या फिर जो ऑल टाइम हाई है जनवरी 2022 का, उसके नियर, उसके नज़दीक जाने का अटेम्प्ट ले सकते हैं निफ्टी आईटी में? और ऐसे में फ्रंट लाइन आईटी, लार्ज कैप आईटी क्या ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा इस स्विंग में? देखिए, अभी जिस तरह का मार्केट है ना, आपको एनालिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ भी लेते हैं तो बाजार चल रहा है, चाहे वो उसमें फंडामेंटल्स हो या नहीं हो, अभी वैसा जमाना आ चुका है। बट आई थिंक इस मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड को समझना बहुत जरूरी है, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि आईटी में डाउनसाइड कम है और अपसाइड पोटेंशियल काफी है। अगर मार्केट में करेक्शन भी आ जाए तो आईटी स्टैंड आउट करेगा। आई थिंक एक तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हुई है, वो तो है ही, और सेकेंडली जो फेड का जो स्टांस है इंटरेस्ट रेट्स पे, आई थिंक उसके कारण आपने देखा होगा कि आईटी स्टॉक्स में इतनी अच्छी मूवमेंट आई है। मिड कैप आईटी तो चलते ही जा रहा है, वो तो पिछले 15 महीनों से चल रहा है। आप परसिस्टेंट को देख लीजिए, कोफोर्ज, एलटीटीएस, मैस्टेक, ये सारे स्टॉक्स तो अच्छे चल रहे हैं और इसमें भी तेजी बनी रहेगी। जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पर मुझे अच्छी टर्न अराउंड लगती है। हमारा हमेशा से वर्किंग टारगेट टीसीएस का 4000 का है, उसके आसपास है, और मुझे लग रहा है यहां से भी 500 से 700 रुपए की मूवमेंट टीसीएस में आ सकती है। एचसीएल टेक लार्ज कैप आईटी में आउट परफॉर्म किया, वहां पर भी अच्छी तेजी लगती है। टेक महिंद्रा, विप्रो, सारे के अच्छे बेसिस बन चुके हैं। तो इस मार्केट में जहां रिस्क रिवॉर्ड इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कई स्टॉक्स और कई सेक्टर्स में, मुझे लग रहा है कि आईटी और फार्मा सेफ है। तो अगर बाजार में करेक्शन आता भी है तो ये स्टॉक्स और ये सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखेंगे। अच्छा गौतम जी, आज से लगभग महीना सवा महीना पहले मेरी आपसे जो बातचीत हो रही थी, उसमें आप लोगों ने खुद एक इंडेक्स क्रिएट किया है टू जज और आई थिंक टू गाइड केमिकल स्पेस। वो बात हुई थी हमारी, आपको याद होगा। उसके बाद एक अच्छा स्विंग आया है अब तक। केमिकल अब वाकई चेस करने लायक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आईटी के केस में पूछा आपसे, क्योंकि प्रीवियस हाई और सीएमपीज में एक सुरक्षित डिफरेंशियल है। क्या केमिकल में वही कहानी है? और जो आप लोगों ने चार्ट ड्रॉ करा है, मतलब सेक्टर इंडेक्स, वो क्या कह रहा है इस वक्त? हाँ जी, आपने ठीक बोला। आई थिंक जो हमारा कस्टम केमिकल इंडेक्स है वहां पर बहुत अच्छी ट्रिगर आई है। हमने 1-1.5 महीना पहले वहां पर एक फीलर्स देखा, हमें लग रहा था कि एक टर्न अराउंड आ सकता है, और उसके बाद फॉलो अप एक्शन काफी अच्छी रही है। तो लग रहा है कि अगेन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से केमिकल्स में ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर पिछले 12 से 15 महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। कई स्टॉक्स ने 30, 50, 60% की डाउनसाइड देखी, और अब जिस तरह से ये सारे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि केमिकल्स एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगले 3 से 6 महीने के लिए। इसमें अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज हमारे टॉप पिक में रहा है, दीपक नाइट्रेट हमें अच्छा लगता है, और एसआरएफ की चार्ट काफी अच्छी हो चुकी है। गुजरात फ्लोरो हमें अच्छा लगता है, नोसिल हमें अच्छा लगता है, और बाकी के जो स्टॉक्स भी हैं वो भी धीरे धीरे अब निकल के आ रहे हैं। तो केमिकल्स एक डेफिनेटली एक फेवरेबल जोन में है। मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोलूंगा, बट अगर आपको पोजिशनली, अगर आप 2 से 6 महीने के व्यू के हिसाब से लेना है तो केमिकल्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी कि कहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के हमने राइज देखे हैं पावर स्पेस में, ये स्पेशली एनटीपीसी, गौतम जी, एक वर्टिकल राइज था। आप एनर्जी स्पेस में आइए तो कल कोल इंडिया को आपने देखा होगा, ये भी पिछले लगभग 2 महीने से ऐसे ही चल रहा है। कहाँ पे स्टॉक्स जो हैं वो अब एक बहुत ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में, या फिर आप कुछ समय के लिए इस ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री को ध्यान नहीं देंगे, इसको प्ले करते रहें? कहाँ पे आपको प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने का मन है, या फिर आप लोगों ने किया है? देखिए, मार्केट में देखिए कैसे जमाना बदलता है, क्योंकि एक टाइम था जब एनटीपीसी और कोल इंडिया चलता ही नहीं था। माने सालों तक वो एक ही लेवल पे था, एक ही रेंज में था। लोग थक गए थे कि इसमें इतनी अच्छी वैल्यू है, इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड है, इतनी अच्छी अर्निंग्स है,
और उसके बावजूद वो चलता नहीं था। बट अभी जो ट्रिगर आई 6 महीना पहले, आई थिंक मेरे हिसाब से वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट थी, और जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी महीने, काफी क्वार्टर्स और काफी साल तक रहता है। आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले हम आपको ये सेम चीज रियल एस्टेट में बताते थे, जहां मैंने कहा था कि 10 साल की ब्रेकआउट आई है। 2008 के बाद 2021 में वहां पर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर इतना स्ट्रांग है। तो पीएसयू में जो स्टॉक्स पिछले 10 साल में नहीं चले हैं वहां पर और तेजी बनेगी। एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड अभी भी एक्सपेंसिव स्टॉक्स नहीं है, अभी भी चीप है। स्मार्ट मनी अब उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें तो आई थिंक ट्रेंड जारी रहेगी, इसमें बने रहने चाहिए। आपने जो अर्लियर क्वेश्चन पूछा कहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मेरा मानना है कि ऑटोज में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, काफी कुछ चल गया है, चार्ट्स थोड़े से वीक हो रहे हैं। सेलेक्टिव मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, सेलेक्टिव रियल एस्टेट में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और वही रुपया आप आईटी, फार्मा, मेटल्स, बैंक्स जैसे सेक्टर्स में जाइए, सीमेंट, पावर, ये सब सेक्टर्स में जाइए जहां पर अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है। ओके, ये पॉइंट टेकन गौतम जी। अच्छा, अब एक दो स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा मैं आपसे, जिसको लेकर मैं आपका अनुमान, आपकी रिसर्च क्या कहती है वो भी सुनना चाहता हूँ। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस बाज़ार में एक ऑलमोस्ट मोनोपोली वाली स्थिति में है, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस पीवीआर, अब आप देखिए इंडिगो को आज, हालांकि और भी भारत में एयरलाइंस हैं, लेकिन लिस्टिंग के लिहाज से या फिर प्रॉफिट जनरेट करने के लिहाज से मेरे ख्याल से ये एक ऑलमोस्ट अकेली ही कंपनी है। गौतम जी, ये ऑल टाइम हाई पर है, अच्छा पैसा बना है। किसी ने अगर कोविड डिप में लिया था तो वो अच्छा पैसा बना के बैठा है। अभी ये स्टॉक्स दोनों पीवीआर और इंडिगो आपको क्या कह रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इन दोनों स्टॉक्स को? देखिए, मार्च 2020 से हमारा फेवरेट सेक्टर रहा है मार्केट में अनलॉक ट्रेड, और इस पूरे अनलॉक ट्रेड में इंडियन होटल्स में, तो जिस चैनल पे भी मैं पिछले 2-2.5 साल में गया हूं, मैंने कहा है कि ये एक ऐसी ब्रांड है, ऐसा स्टॉक है जो चलते ही रहेगा, एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है। और इसी पीरियड में कई स्टॉक्स थे जो चले ही नहीं, जैसे इंडिगो जिसका इतना बड़ा मार्केट शेयर है, एक मोनोपोली सिचुएशन है जैसे आपने कहा। इसमें आई थिंक अब वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है, अब सारे जो नेगेटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस में है, और मुझे लग रहा है कि इंडिगो यहाँ से 1000 से 1500 रुपया बढ़ सकता है। डाउनसाइड एकदम भी नहीं है, तो इंडिगो को डेफिनेटली रहना चाहिए जिस तरह की उसकी फंडामेंटल्स है और जिस तरह की उसके टेक्निकल्स है, तो वहां तो नो ब्रेनर बाय है। और सेकेंडली जो आपने पीवीआर के बारे में बात किया, वो तो देखिए अभी रिसेंटली जो मूवी रिलीज हुई एनिमल, और उसके जिस तरह के फिगर्स थे, उसके कारण आई थिंक थोड़ा सा हम जो सुन रहे हैं ये स्टॉक में अपटिक है। बट फिर भी ये सीजनल बिजनेस है, पीवीआर अच्छा लगता है, बट होटल स्टॉक्स और एंटरटेनमेंट स्टॉक्स जो दूसरे कंपनीज है उसमें ज्यादा पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाना चाहिए। पीवीआर शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए अच्छा लगता है, बट नॉट रियली फॉर लॉन्ग टर्म। गौतम जी, आपने एनिमल देखी थी क्या, ये सैम बहादुर कोई देखी आपने? वेल, मैंने तो दोनों देखी, बट मुझे सैम बहादुर काफी अच्छा लगा। यस। अच्छा, डोंकी देखने का कोई प्लान? एकदम एकदम, फ्राइडे ही होगा वो तो। हाँ, मैं इसलिए देखने का योजना बना रहा हूँ क्योंकि राजकुमार हिरानी साहब की पिक्चर है ये, और मनोरंजन को और हास्य को जितना लॉजिकली और जितना शानदार तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं, वाकई उसको देखने का मन है, तो ये मूवी जरूर देखेंगे। खैर, ये पीवीआर पे बात हो रही थी तो ये बात निकल के ऐसे ही आ गई। एक दो स्टॉक्स और मैं गौतम जी आपसे पूछूंगा जहां पे बेस से स्टॉक बाहर निकल के आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जुबिलेंट फूड्स, और इसी स्पेस का आई थिंक एक जोमेटो आपने देखा होगा, एक सीरियस जर्नी तय करी इसने। 44 रुपये से आज 131 रुपये, और मेरे ख्याल से पोस्ट लिस्टिंग जो जोमेटो का हाई था, इट वाज आई थिंक 162 या 168। इन दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है इस वक्त, या फिर इसी सेगमेंट कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको? तो आज ऐसे लग रहा है कि आपके स्टॉक्स और मेरे स्टॉक्स काफी सिमिलर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे दोनों अच्छा लगता है। जोमेटो तो हम 50-55 से ट्रैक कर रहे हैं, हमारा एक हाई कन्विक्शन आइडिया रहा है, क्योंकि मेरा ये हमेशा से मानना है कि अब हमारा जो देश है वो जोमेटो के बिना आई थिंक इन अ वे ऑपरेट कर नहीं सकता है। तो जब वो 50-55 के लेवल्स पे था तो मुझे लगता था कि इसमें बहुत बड़ी तेजी है, और अभी भी अगर किसी का 2 से 5 साल का व्यू है तो जोमेटो हर डिप पे लेना चाहिए। यहाँ से 200 से 250, यहाँ से भी 2x हो सकता है, बट ये समझ के चलना पड़ेगा कि काफी चल चुका है, तो हर डिप पे लीजिए। और
और दूसरी स्टॉक जो आपने कहा जुबिलेंट फूड वर्क्स, अगेन दैट इज अ हाउसहोल्ड नेम, और काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले 15 महीने या 18 महीने से नहीं चले, पर जैसे आपने ठीक कहा वो बेस से निकल रहे हैं। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स भी इस लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, डाउनसाइड एकदम नहीं है, और अगर बाजार गिरता भी है तो इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एक और इसी सेक्टर्स में एक और स्टॉक है जो हमें अच्छा लगता है, जो हमने एक हफ्ता पहले रेकमेंड किया था, वो है आईआरसीटीसी। पूरा रेलवे सेक्टर चल गया, पूरा सेक्टर चल गया, आईआरसीटीसी एक ही लेवल पे पिछले 18 महीनों से है, ब्रेकआउट काफी अच्छी आई है, और यहां से भी मुझे लग रहा है कि 20 से 40% की तेजी आनी चाहिए। तो हमारा गोल्डीलॉक्स में अभी पूरा वही फोकस है कि उन स्टॉक्स में काम करें जो ज्यादा चले नहीं है, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जिसमें इंस्टीट्यूशनल एक्शन अच्छी है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो बाजार में अगर वॉलेटिलिटी भी आती है तो आपका पोर्टफोलियो ठीक रहेगा। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए।